world is facing a plastic pollution crisis. It is literally everywhere. Extensive use of plastics is now one of the most important environmental issues the world is currently facing. भारत की बढ़ती शहरीकरण के साथ भारत की शहरी आबादी 49 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ 2030 में हो जाएगी। इसी बढ़ी हुई शहरीकरण के कारण उच्च आय और उपभोग में लगातार वृद्धि हुई। मौजूदा वेस्ट उत्पादन 62 मिलियन टन से बढ़कर 165 मिलियन टन 3 गुना अधिक बढ़ जाएगा। प्लास्टिक के उच्च खपत का कारण है प्लास्टिक का टिकाऊपन, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, लो कॉस्ट और लो मेंटेनेंस इत्यादि। इन सभी क्वालिटी को प्रदान करने के लिए प्लास्टिक में कई केमिकल्स जैसे स्टेबिलाइजर्स, प्लास्टिसाइजर्स और पिगमेंट्स जैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे अपघटित होने में कई बाधाएं उत्पन्न होती है और ये पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक। अध्ययनों के द्वारा बताया गया है कि प्लास्टिक का उपभोग न सिर्फ जीव जंतुओं के लिए नुकसानदेह है बल्कि मनुष्यों को भी कैंसर, इफेक्ट्स ऑन हार्मोन्स लेवल और हार्ट डैमेजेस जैसी बीमारियां हो रही हैं। ये भी अनुमान लगाया गया है कि 83% पीने के पानी में प्लास्टिक मौजूद है और आने वाले दिनों में समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक देखने को मिलेंगे। ये सत्य है कि प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होते, ये भूमि में ही रहते हैं। ज्यादातर प्लास्टिक रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, परंतु रिसाइक्लेबल प्लास्टिक अधिक नुकसानदेह है क्योंकि इसमें योज्य पदार्थ और कलर्स मिलाए जाते हैं जो कि अनुकूल नहीं है। वर्जिन प्लास्टिक मटेरियल को 2 से 3 बार ही रिसाइकल किया जा सकता है क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल रिसाइकलिंग के बाद थर्मल प्रेशर और जीवन काल में गिरावट के कारण बहुत कमजोर और दूषित हो जाता है। इसलिए रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट निपटान के लिए सुरक्षित और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान ले कि प्लास्टिक आखिर है क्या और ये कैसे बना। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कृत्रिम कार्बन के रासायनिक यौगिकों से मिलकर बना है जो बहुत लचीला और इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जिसे पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर बेसिकली एक बहुत अनुमात्रा वाले कार्बनिक यौगिक होता है जिसे मोनोमर कहते हैं। मोनोमर बहुत अधिक अणुओं के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है। पॉलीमर 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। प्राकृतिक पॉलीमर जिसे खुली अवस्था में प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया जाता है जैसे सेल्यूलोज, रबर, रेशम, लकड़ी इत्यादि। दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर जिसे केमिकल प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथिलीन इत्यादि। तो प्लास्टिक एक सिंथेटिक पॉलीमर है। सो इसके गुणों के आधार पर प्लास्टिक को 2 भागों में बांटते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे एक निश्चित तापमान पर गर्म करने पर वह बहुत लचीला और ठंडा करने पर वह कठोर हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक की खास बात ये होती है कि इसे कितना बार भी गर्म कर लो ये अपना रासायनिक और यांत्रिक गुण परिवर्तन नहीं करता है, जिस कारण इसे बार-बार रिसाइकलिंग किया जा सकता है। दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसे मोल्डिंग या आकार देने के बाद कठोर किया जाता है और इसे कितना बार भी गर्म कर लो ये अपना आकार नहीं छोड़ सकता और इसे गर्म करके भी बदला नहीं जा सकता जैसे बैकलाइट, ड्यूरोप्लास्ट इत्यादि। इन दिनों उपयोग में आने वाली वस्तुओं में लगभग 80% प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक है क्योंकि इसे रिसाइकल किया जा सकता है। इनके रासायनिक गुणों के आधार पर इसे 7 भागों में बांटा जाता है। इसमें जो नंबर कोड दिए गए उसे सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री यूएस के अधीन RIC सिस्टम द्वारा दिया जाता है। 3 चेजिंग एरो एक यूनिवर्सल सिंबल है जिसे प्लास्टिक के रिसाइकलिंग क्षमता को दर्शाती है। इसके अंदर लिखे गए नंबर इसमें प्रयोग की जाने वाले रेजिन्स की प्रकार को दर्शाती है। रेजिन्स के आधार पर प्लास्टिक को 7 भागों में बांटा जाता है। पहला PET पॉलीथिलीन टेरापैथलीट, दूसरा HDPE उच्च घनत्व पॉलीथीन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, चौथा LDPE कम घनत्व पॉलीथीन, पांचवा PP पॉलीप्रोपिलीन, छठा PS पॉलीस्टीरीन, सातवां अदर मिक्स्ड प्लास्टिक। हालांकि ये सभी प्लास्टिक रिसाइकलेबल है परंतु PVC प्लास्टिक को रिसाइकल करना बहुत कठिन है क्योंकि इसमें हाई क्लोरीन कंटेंट और हाई लेवल ऑफ हजार्डस मिलाए जाते हैं ताकि एक डिजायर्ड क्वालिटी में इसे बनाया जा
है। सभी प्लास्टिकों के लिए एक नंबर कोड है और इसे वेस्ट होने के बाद इसे रिसाइकलिंग के वक्त, सेग्रीगेशन वक्त इसे छटाई किया जाता है। सभी प्लास्टिकों में एक नंबर कोड दिया गया है। विनिर्माण के फलस्वरूप सभी प्लास्टिकों में नंबर देना प्रावधान है। अगर फिर भी इसमें नंबर कोड नहीं दिया हो तो इसे रिसाइकलिंग करने वक्त, सेग्रीगेशन वक्त बहुत कठिनाई फेस करनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है अगर 100 केजी पेट के पुनर्चक्रण में छटाई के वक्त 1 केजी पीपी मिल जाती है तो पूरी मिश्रित मात्रा को दूषित कर सकता है। ऐसे मिश्रित प्लास्टिक उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है और खासकर खाद्य पदार्थों के स्टोरेज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि रिसाइकलिंग प्रोडक्ट आजकल यूज करना बहुत ज्यादा रिस्की हो गया। प्लास्टिक के विनिर्माण के फलस्वरूप इसे फिनिशिंग देने के लिए इसमें प्लास्टिसाइजर्स, स्टेबिलाइजर्स और पिगमेंट्स जैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे केमिकल स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसी कारण प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक ने विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई है। प्लास्टिक के लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ, इजी टू हैंडल मटेरियल प्लास्टिक प्रोडक्ट बहुत लोकप्रिय हो गया है। प्लास्टिक का प्रयोग न सिर्फ पैकेजिंग बल्कि ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसमिशन, हेल्थ इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, फर्नीचर इत्यादि हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। उन सभी क्षेत्रों की तुलना में जहां प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, कुल प्लास्टिक का लगभग आधा हिस्सा पैकेजिंग में किया जाता है और यह उत्पादन के पहले 6 महीने में ही अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। भवन निर्माण में होने वाले प्लास्टिक सिर्फ ऐसे प्लास्टिक है जो लंबे अंतराल तक रहते हैं। हालांकि प्लास्टिक कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कई पहल और प्रक्रियाएं हैं, फिर भी अधिकांश प्लास्टिक कचरे का अपर्याप्त रूप से निपटान किया जाता है। अपर्याप्त रूप से निस्तारित कचरा वो है जिसे खुले और अनियंत्रित लैंडफिल में डंपिंग या भंडारण शामिल है। सामग्री को पूरी तरह समाहित नहीं करता और जो आसपास के वातावरण में स्थानांतरित हो जाती है, जिसके कारण भूमि, मृदा, जल, वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा रोल है। कई स्थानों पर कचरा प्रबंधन के दौरान अपनाया जाने वाला एक और तरीका इसे जलाना है। क्योंकि कचरे में लगभग 10% प्लास्टिक अंश होता है, इसे सामग्री को जलाने से वातावरण में जहरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। हालांकि ये सारे कचरे को जलाकर आधुनिक तरीके से बिजली उत्पादन की जा सकती है। यूरोपीय यूनियन पहले से ही अपना लगभग 42% जैविक कचरा जला देता है। अमेरिका 12.5% और उससे ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के अनुसार अपशिष्ट से ऊर्जा यानी वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर आने वाले दिनों में विशेषकर एशिया पैसिफिक रीजन में स्थिर विकास की संभावना है। हम मिसमैनेजमेंट प्लास्टिक कचरे की ज्योग्राफिकल क्लस्टरिंग की तुलना करें तो दुनिया के समुद्री प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा एशिया में उत्पन्न होता है। मिसमैनेजमेंट प्लास्टिक कचरे में चीन की हिस्सेदारी वैश्विक कुल में सबसे अधिक 28% है। इसके बाद इंडोनेशिया 10%, फिलीपींस और वियतनाम 6% योगदान है। प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए कई पहल भारत में ली गई हैं, जैसे कन्वर्जन ऑफ पेट बॉटल वेस्ट इनटू टेक्सटाइल प्रोडक्ट, टॉयलेट ब्लॉक्स मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, तीसरा प्लास्टिक टू पेमेंट ब्लॉक्स, चौथा प्लास्टिक टू रोड कंस्ट्रक्शन, पांचवा प्लास्टिक टू फ्यूल। हाल ही में एक अध्ययन में पता चला कि दुनिया के महासागरों में 171 ट्रिलियन से अधिक प्लास्टिक के टुकड़ों का कचरा मौजूद है। इसका वजन 2.3 बिलियन टन प्लास्टिक के बराबर है। महासागरों और समुद्रों में प्लास्टिक कचरा पानी के जीव जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे अधिकतर समुद्री जीव जंतु इस प्लास्टिक कचरे को अपना भोजन समझकर खा लेते हैं और कई बार प्लास्टिक के बड़े मलबों में समुद्री जीव फंसकर भी मर जाते हैं। प्लास्टिक कचरे में मौजूद केमिकल्स जैसे डाइक्लोरो डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरोथीन और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल जीवों को बहुत नुकसान पहुंचाती है और इससे समुद्री जीव जंतुओं को फूड चेन भी प्रभावित होती है, क्योंकि उनके प्राकृतिक जीवन पर विपरीत असर डालता है। पर्यटन और प्लास्टिक प्रदूषण एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आज हम प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि चारों ओर से हम प्लास्टिक से घिरे हैं।
बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकलैंड ने 1907 में पहली बार पूर्ण सिंथेटिक प्लास्टिक का आविष्कार किया था। आज यही आविष्कार वरदान के साथ अभिशाप में बदल गया है। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स जैसे क्लोरीनेटेड प्लास्टिक आसपास की मिट्टी में हानिकारक केमिकल छोड़ना शुरू कर देती है, जो बाद में ग्राउंड वाटर या अन्य जल स्रोतों में मिल जाती है और इससे पानी को पीने वाली प्रजातियों को गंभीर नुकसान होता है। जो लैंडफिल क्षेत्रों को लगातार कई प्रकार के प्लास्टिक के साथ उच्च ढेर किया जाता है। इन लैंडफिल्स में कई सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्लास्टिक के बायोडिग्रेडेशन को तेज करते हैं। प्लास्टिक के निम्नीकरण से मीथेन गैस रिलीज होता है, जो ग्रीन हाउस गैस का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है। कुछ लैंडफिल्स मीथेन को कैप्चर करके उससे ऊर्जा उत्पादन करते हैं। हाल के वर्षों में पर्यटन तेजी से बढ़ा है, इसलिए पर्यटकों द्वारा एकल प्लास्टिक की खपत भी तेजी से बढ़ी है। प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए हमें 3 R's का यूज करना चाहिए। पहला R, पुनः उपयोग। यदि हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो हमें प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना सीखना चाहिए। इस्तेमाल की गई प्लास्टिक को चीजों को फेंक देने से बेहतर है कि आप उस चीज को दोबारा इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, रिसाइकल। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज का पुनर्चक्रण करने से सब कुछ बच जाता है। खासकर पर्यावरण को दूषित करने से बेहतर है कि प्लास्टिक के सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके रिसाइकलिंग कंपनी के पास भेजा जाए। तीसरा, रिड्यूस। हमें जितना हो सके अपने प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए और इसके अल्टरनेटिव्स, सब्स्टिट्यूट को उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने उपयोग को ही कम कर दें तो शायद हम प्लास्टिक पॉल्यूशन में रोकने से कुछ योगदान कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय गाइस।